हेलो एवरीवन। बेटा आप पिछला चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ चुके हो और वो फिनिश हो चुका है। आज हम चैप्टर 5 है न्यू बुक में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ एक चीज़ें जो तीनों चैप्टर्स में कॉमन थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 5 है। by change in profit sharing ratio among existing partners, admission of a partner और retirement और death of a partner। इन तीनों चैप्टर्स में कई चीज़ें कॉमन हैं, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये चीज़ें कॉमन हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह ये सारी चीज़ें देखी थी आपने, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब ये चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट्स को क्लियर किया जाता है, यानी कि उसका पैसा चुकता किया जाता है, उसको पेमेंट दे दी जाती है। जैसे भाई आमतौर पर हम देखते हैं, भाई कोई गवर्नमेंट टीचर ही रिटायर होके आ रहा है तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट पे, ठीक है, और उसके बाद उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जब वो रिटायर होता है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, 20 लाख 25 लाख, डिपेंड करता है उसकी जॉब पर कि किस तरह की उसकी जॉब है। तो उसको अमाउंट जो मिलता है तो वो लास्ट फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाती है, वो अलग बात है उसकी पेंशन, ठीक है। तो इसी तरह से पार्टनरशिप में भी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये एक चैप्टर है। रिटायरमेंट तो बेटा कंफर्म होती है कि भाई आपकी इतनी एज है, या फिर एक नोटिस देकर आप रिटायर हो सकते हो। दो तरह की रिटायरमेंट होती है, एक नॉर्मल रिटायरमेंट और एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट। नॉर्मल रिटायरमेंट का मतलब, जैसे मैं अगर बात करूं, हरियाणा में रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है 58 ईयर्स, यानी कि 58 साल जैसे आपकी पूरी हो जाएगी आप रिटायर हो जाओगे। गवर्नमेंट जॉब लगी, 58 साल पूरे हो गए, आप रिटायर हो जाओगे। लेकिन टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लेना अपनी इच्छा से, उसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं। कुछ भी कारण रहा हो, आपकी तबीयत सही नहीं है या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, तो उसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं। जैसे आपकी भाई वो रिटायरमेंट तो एज है 58 की, लेकिन आप रिटायर हो रहे हो मान लो 50 में ही, कुछ कारण हो गया, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई और आप अपना काम ढंग से कर नहीं पा रहे हो, तो इस तरह से क्या है, आप रिटायर हो जाते हो, ये आपको कंफर्म होता है। लेकिन डेथ कंफर्म नहीं होती, इंसान कभी भी एक्सपायर हो सकता है, लेकिन अकाउंट तो उसका भी क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो बात आ जाती है, जो पर्सन रिटायर होगा वो तो पेमेंट खुद रिसीव कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्सन बेटा जो जिसकी डेथ हो गई वो खुद रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, उसकी तरह से, ठीक है ना, एक और पर्सन हो जाता है जो उसकी तरह से रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटर उसका बेटा भी हो सकता है, उसका वकील भी हो सकता है, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मतलब जो भी, ये पहले से ही तय होता है कि मेरे मरने के बाद एग्जीक्यूटर कौन होगा, उसको पेमेंट दी जाती है। बस पेमेंट तो करनी है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। तो अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, वो हमें देखनी होती है कि जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो क्या क्या चीज़ें होती है। वो ही लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये आपने पढ़ रखा है किस तरह से निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये भी पता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइज, ये नया कॉन्सेप्ट है इसमें। रिवैल्यूएशन वही पुराना है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वही है, और एडजस्टमेंट ये भी आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ये पेमेंट करने वाला है, ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
हिडन गुडविल आपने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा। फिर है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड का मतलब जिसकी मौत हो गई है, वही मैंने आपको बताया, जो एग्जीक्यूटर होता है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं रिटायरमेंट। हर एक पार्टनर को बेटा एक राइट होता है कि वो रिटायर हो सकता है, लेकिन एक नोटिस उसको एडवांस में देना पड़ता है, तभी वो क्या है, रिटायर हो सकता है। तो रिटायर होता है तो उसको अलग अलग भाई अमाउंट मिलता है, उसका हिसाब किताब क्लियर किया जाता है। उसके रिटायर होने से फर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएगा, जो बचे हुए पार्टनर से वो फर्म को चलाते रहेंगे। अब वो चाहें तो और किसी पार्टनर को नया भी बना सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या पैसा मिलेगा वो देख लेते हैं। शेयर इन गुडविल, क्योंकि उसने बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पार्टनरशिप में, उसकी गुडविल बनाने में, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रहा होगा, तो उसको वो गुडविल का पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, अब जो अमाउंट दिया जाएगा गुडविल का उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से रिजर्व्स में जो उसका हिस्सा है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स कमाए गए थे, अब जो प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल निकाल कर रिजर्व किया गया है, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच बांटा नहीं गया है, तो वो है तो पार्टनर्स का ही पैसा, तो उसका कितना हिस्सा है वो निकाला जाएगा और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से रिवोल्यूशन असेट्स है और लाइबिलिटीज़ का, तो इस पे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल ओल्ड पार्टनर्स कहलाएंगे। यह आपको चीज़ मैंने क्लियर कर रखी है, पुराना हिसाब पुरानी रेशो में क्लियर करेंगे। अब अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है कि कैसे कैसे निकाले और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएंगी। सबसे पहला तो है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, और गेनिंग रेशो किन पार्टनर्स की जो बच गए हैं ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्म तो चलती रहेगी। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को किस तरह से दिखाया जाएगा, किस तरह से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस तरह से बांटा जाएगा, पेमेंट किस तरह से की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर को, और कैपिटल्स की एडजस्टमेंट किस तरह से की जाएगी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो नई है बेसिकली। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, नई रेशो निकालने के लिए क्या है, अब जैसे मान लो पुराने पार्टनर्स से 3, अब उनमें से एक रिटायर हो जाता है और उनकी नई रेशो नहीं दे रखी है, तो नई रेशो कैसे निकालेंगे, जो पार्टनर चला गया उसकी हटा दो, जो बच गया वो नई पार्टनर्स की रेशो बच जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स वाई और जेड है, अब ये 3:1 है, अब नई रेशो नहीं दे रखी, मान लो एक्स रिटायर हो गया तो क्या बच गया 2:1, तो वाई और जेड की 2:1 है, और मान लो वाई रिटायर हो गया तो 3:1 एक्स और जेड की, और जेड रिटायर हो गया तो एक्स और वाई की 3:2। अब यहाँ पर बेसिकली एक बात और ध्यान देने वाली है, ये तो नई रेशो निकाल ली हमने, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देंगे। जैसे अब नई रेशो निकाल रहे हो आप, भाई एक पार्टनर रिटायर होता है और नई रेशो नहीं दे रखी है, तो जो बची हुई रेशो है वही उनकी नई रेशो होगी, साथ में गेनिंग रेशो भी यही होगी। गेनिंग रेशो क्यों होगी, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, उसके जाने से बेटा पहले 3 पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स और लॉसेस बट रहे थे, अब 2 बांटेंगे, तो एक के जाने से बाकी को फायदा होगा, तो गेनिंग रेशो। और एक बात और याद कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो बेटा उसके आने से सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उनको जो अमाउंट मिलता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर जा रहा है तो जाने से हो रहा है फायदा, तो जाने वाले को जो अमाउंट दिया जाएगा वो गेनिंग रेशो में दिया जाएगा, जो कि गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। अब दोबारा बता देता हूँ, जैसे 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 3:1, अब नई रेशो नहीं दे रखी है। अब जैसे मान लो एक्स रिटायर हो गया, एक्स रिटायर होता है तो बच कौन गए, वाई और जेड, तो वाई और जेड की नई रेशो होगी 2:1 और गेनिंग रेशो भी यही होगी। इसके बाद अगर वाई रिटायर होता है तो ये 2 छुपा लो, 3:1 बच गया, तो एक्स और जेड की रेशो हो गई 3:1,
और मान लो Z रिटायर होता है तो X और Y की नई रेशो क्या होगी 3:2 और इनकी गेनिंग रेशो भी यही होगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है और हम कल इसको ढंग से स्टार्ट करते आगे। ओके बाय, टेक केयर।